अध्याय 1601 दरवाजे का उपयोग नहीं कर सकते। काल ने आह भरी। मेरा मानना है कि कालकोठरी के बाहर हिंसा बढ़ रही है, जो इस तरह की कालकोठरियों में आमतौर पर होने वाली परीक्षाओं के लिए सामान्य से कहीं अधिक है। हाँ, अल्मेक्सेई संप्रदाय ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने संप्रदाय नेता को भेजा है, जिससे स्वाभाविक रूप से अल्होस पोन्हा और तेलहा संप्रदाय क्रोधित हो गए। पूरा इलाका गतिरोध में तब्दील होता जा रहा है। कोई भी समूह किसी को भी अंदर जाने देने को तैयार नहीं है। अभी दो एल्डर समूह कालकोठरी में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसा लगता नहीं कि उन्हें जल्द ही अंदर जाने दिया जाएगा। जल्द ही। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपके पास अंदर जाने का कोई रास्ता तो है ना? अगर आप बिना किसी को पता चले बाहर निकल गए, तो आपके पास वापस अंदर आने का भी रास्ता होना चाहिए। काल ने माथे पर शिकन डाली। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तकनीकी रूप से उसे कालकोठरी परीक्षण में प्रवेश द्वार खोलने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि उनमें से अधिकांश के प्रवेश द्वार पर किसी न किसी प्रकार का जादू था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि किसी अन्य तरीके से प्रवेश करने पर क्या होगा। संभवतः मुकदमे में प्रवेश करना एक पेचीदा मामला है। उचित प्रवेश द्वार को दरकिनार करने से वांछित परिणाम नहीं मिल सकता है। इस बात की संभावना है कि वे उस खाली इंस्टेंस में प्रवेश कर जाएं जिसे हमने पिछली बार प्रवेश करते समय बनाया था, या उस इंस्टेंस में जो उन्होंने पिछली बार प्रवेश करते समय बनाया था, या शायद सबसे हाल ही में बनाए गए इंस्टेंस में भी, जिससे समूह के भरे होने की स्थिति में और भी अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कबीले के मुखिया ने आह भरी। ठीक है, ऐसे में मैं चाहूंगा कि तुम फोर्शम को अपने साथ ले जाओ और पहले इस सिद्धांत का परीक्षण करो। अगर आप बिना पकड़े गए अंदर घुस सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप अंदर घुसते ही कुछ राक्षसों को मार गिराने की कोशिश कर सकते हैं, तो और भी बेहतर होगा। एल्डर आपको वापस रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि इस यात्रा पर केवल आप दोनों ही जाएं। बाहर मौजूद कबीले के नेताओं द्वारा बड़े समूह को देखे जाने के जोखिम को कम करना ही सबसे अच्छा है। काल ने सिर हिलाया। अच्छा, ये तो बढ़िया तर्क है। मैं कालकोठरी के स्थान तक जाने के लिए एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वह कहाँ है, मैं अभी वहीं से आया हूँ। अगर मैं इसे दरवाजे के ठीक अंदर रख दूं, तो जोखिम कम होगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या ये हमें किसी नए स्थान पर ले जाता है। कबीले की मुखिया नेरिसा ने काल को शुरुआत करने का इशारा किया। पोर्टल बनाना आसान था, और हालांकि अल्होस बिना गंतव्य सरणी के पोर्टल खोलने की अधिकांश अमर प्राणियों की क्षमता की सीमा से बहुत दूर था, अगर वे कालकोठरी के भीतर पहुंच जाते तो इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए था। काल उस पोर्टल को घूर रहा था जो अभी अभी खुला था। उसके दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने सबसे पहले उसमें एक भाला घुसा दिया। कोई प्रतिबंध नहीं था, और हथियार को वापस खींचने पर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अभी अंदर अंधेरा है, या फिर जगहों में अंतर के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। काल उन्हें रोकने से पहले ही अंदर चला गया और खुद को एक नए संस्थान के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। समूह सदस्य सीमा पूरी नहीं हुई। व्यक्तिगत चुनौती मोड सक्रिय हो गया। चैलेंजर पावर कैलिब्रेटिंग 0 अवस्था 9 मानक इकाइयां। अरे, हम बिना निमंत्रण के पार्टी क्यों कर रहे हैं? कारा ने शिकायत करते हुए अपनी जगह पर वापसी की, और बाकी जानवर भी तुरंत उसके पीछे पीछे चले गए। रुको, सब लोग कहाँ चले गए? डाना ने पूछा। हम एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन काल एल्डर को अपनी टीम में रखना भूल गया। लियो ने समझाया। हम में से कोई भी टीम में नहीं है, हमने दौड़ के बाद टीम भंग कर दी थी। डाना ने उसे याद दिलाया। ओह, ठीक है, तुम भी हमारे साथ शामिल नहीं हो पाओगे। यह अजीब होगा। डाना मेज के बिना हम टीम में क्या करेंगे? तियान ने माथे पर शिकन डाली। उसे मनचाहे नए कवि कौशल सीखने का मौका ही नहीं मिला था। काल को दोबारा जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? मेरा कोई चैलेंज करने का इरादा नहीं था, मैं पोर्टल के आर पार नहीं देख पा रहा था, और बस ये देखने के लिए अंदर चला गया कि क्या ये हमारा पुराना पोर्टल है या रीसेट हो गया है। मैं शायद अभी भी बाहर निकल सकता हूँ। पोर्टल कबीले के नेता के कार्यालय के लिए खुला है। काल, क्या तुम अंदर ठीक हो? एल्डर फोर्शम ने कार्यालय से पुकारा। मैं ठीक हूँ। मैं ये सोचना भूल गया था कि अगर मैं अकेले प्रवेश करता तो क्या होता। जब मैंने प्रवेश किया तब आप समूह में नहीं थे, और मैं अब आपको जोड़ भी नहीं सकता। हालांकि सब रीसेट हो गया है।
कोई बात नहीं, आप पोर्टल के जरिए एक टीम भेजकर ट्रायल कर सकते हैं। काल ने वापस कॉल किया। मैंने पहले ही आपसे जुड़ने की कोशिश की थी। मुझे एक सिस्टम संदेश मिला कि जब तक कोई दूसरा ट्रायल चल रहा है, मैं इंस्टेंस में प्रवेश नहीं कर सकता। तो, क्या तुम वापस आ रहे हो? बुजुर्ग ने पूछा। अच्छा, आप देखिए, आप अकेले ही चुनौती को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जितना संभव हो उतना इनाम प्राप्त करेंगे, चाहे वह मानवीय रूप से हो या अमानवीय रूप से। एल्डर फोर्शम ने बात समाप्त की। मुझे खुशी है कि आप समझते हैं, एल्डर। क्या आप चाहेंगे कि मैं पोर्टल खुला रखूं ताकि जब मैं लड़ूं तो आपको लगातार जानकारी मिलती रहे? मुझे एक पल दीजिए, मुझे विश्वास है कि मैं असमर्थता की समस्या का समाधान कर सकता हूं। अंदर देखें। उदाहरण आमतौर पर निजी होते हैं। नीला या बैंगनी रंग का घुमाव जो आप देखते हैं वह एक गोपनीयता उपाय है, जो उन्हें एक मानक पोर्टल से अलग करता है। लेकिन मैं रिमोट व्यूइंग का इस्तेमाल करके देख सकता हूं कि वहां क्या चल रहा है। एल्डर फोर्शम सहमत हो गया। ये काल के लिए काम कर गया। कबीले को आगे जो कुछ भी होगा, उससे कम से कम थोड़ा झटका तो लगेगा ही, और अगर एल्डर फोर्शम जाने के बाद उससे विवरण के लिए दबाव डालने के बजाय इसे अपनी आंखों से देख ले तो तनाव बहुत कम होगा। दाना, मैं अब शुरू करने वाला हूं। इसके लिए माफ करना, लेकिन यह मौका छोड़ने लायक नहीं है। मुझे बता देना कि तुम कहाँ रहोगी, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। हाँ, मुझे लगा था कि यही बात होगी जब रे और कारा एक ही समय पर गायब हो गई। ठीक है, मैं अपार्टमेंट में जाकर पहले वाले सामान को छांट रहा हूँ। भागो। कारा ने जयकार की और काल ने ओथब्रेकर का उपयोग करते हुए अपना आह्वान किया। शुरुआत। पिछले रन से उसे जो संस्करण मिला, वो उसके पास उपलब्ध किसी भी अन्य एपिक गोलेम से कहीं बेहतर था, शायद प्लेग लॉर्ड को छोड़कर। स्टैंडर्ड और ग्रेटर गोलेम्स, अनडेड आर्मी, अनडेड मिनियंस और उसके बॉडीगार्ड्स को मिलाकर भी, काल के पास एक काफी मजबूत सेना थी। पहला पुल। बाकी टीम के खेलने आने से पहले ही। अध्याय 1602, इतना भी अकेला नहीं चुनौती। रे ने अपने सामने मौजूद मरे हुए लोगों के समूह को गर्व से देखा। इन सभी जीवों को उसने पहले ही मार डाला था। एक मकड़ी के लिए अपने काम को इस तरह शानदार ढंग से प्रदर्शित होते देखना इससे बड़ी प्रशंसा और क्या हो सकती थी। क्या आपको लगता है कि इस बार भी पिछली बार जितनी ही कठिनाई होगी? उसने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। अब वहां सिर्फ काल की टीम बची थी, और उनके पास डाना मेज भी नहीं थी। लेकिन अगर कालकोठरी की कठिनाई बहुत ज्यादा कम हो जाती, तो यह एक त्रासदी होती। कारा सहमत हो गई। लूटी गई वस्तुओं की गुणवत्ता में तुरंत गिरावट आ जाएगी। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या सब तैयार है? काल ने जोर से पूछा ताकि वहां मौजूद बड़े बुजुर्ग उसे समझ सके। लियो की पीठ पर बैठे हुए तियान ने सितार पर एक छोटी सी धुन बजाते हुए खिलखिलाकर हंसा। देखो, वो आ रहा है, मिस्टर मॉन्स्टरमैन, यहाँ जो कुछ भी तोड़ फोड़ सकता है, तोड़ने आया है। छोटी लोमड़ी ने गाया। राक्षसों का पहला समूह उनकी ओर मुड़ा, और रे खुशी से हंस पड़ी। वे अब भी एपिक ग्रेड के थे। काल ने अपने क्लोनों को बुलाया, जो विश्व ड्रैगन के रूप में प्रकट हुए, हालांकि वह वर्तमान में मानव रूप में था। लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि उसने स्वयं पर और अन्य सभी पर वॉरबीस्ट को सक्रिय कर दिया, जिससे वह एक अलंकृत कवचधारी बिल्ली दानव में परिवर्तित हो गया। कालकोठरी में यह ज्यादा स्वाभाविक लगा। ड्रैगन का रूप बहुत बड़ा था, और मानव रूप बहुत छोटा। ओथब्रेकर एपिक गोलेम्स सीधे युद्ध में कूद पड़े। हमलों से बचने के लिए वे पल भर में प्रकट और गायब हो जाते थे, जबकि बाकी गोलेम्स अभी भी लड़ाई की ओर दौड़ रहे थे। ड्रैगन्स और ओथब्रेकर्स को अग्रिम पंक्ति में आने दो। हॉक, रैमी, ओपल, माहौल तैयार करो। पहले वाली ही तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। हम उन्हें तब तक अपनी ओर खींचते रहेंगे जब तक हम पहले बॉस से लड़ने के लिए तैयार न हो जाएं। बस इस बार हम सबसे आसान बॉस से शुरुआत करेंगे। इस तरह, अगर उन्हें संख्या की कमी के कारण काम छोड़ना भी पड़े, तो कम से कम वे एक या दो बॉस का काम तो पूरा कर ही सकेंगे। काल को एहसास हुआ कि मुद्दा संख्या का नहीं होना चाहिए। क्लोन्स और ओथब्रेकर्स के साथ, उनके पास 4 टैंक थे, जबकि हर हमले में 3 डैमन्स थे। हाँ, वे एपिक ग्रेड के थे, जैसे हर दूसरे डंजन के बॉस होते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें संभालने के लिए सिर्फ एक बड़े कंस्ट्रक्ट की ही जरूरत थी। रेमी ने खुशी से चिल्लाते हुए ये पता लगा लिया कि ट्रिब्यूलेशन चेस का उपयोग कैसे करना है, जो नागा स्वैम्प और लियो के थॉर्न वाइन्स मंत्र के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अद्भुत थे।
उन्होंने लगभग राक्षसों को घेर ही लिया था, लेकिन वे मुश्किल से ही लड़ पा रहे थे क्योंकि उन पर लगातार हमले हो रहे थे। फिर भी इन तीनों के खत्म होने से पहले कारा भी उन्हें और कुछ लेने के लिए दबाव नहीं डाल रही थी। वह स्वभाव से अव्यवस्थित थी, लेकिन उस समय पूरी तरह से एकाग्रचित थी, राक्षसों की जेब काटने की कोशिश करते हुए। पहला दानव उस समय गिर पड़ा जब लियो ने उसके सिर पर ग्रेविटी स्लैम से लेस फ्लिपर्स से जोरदार प्रहार किया, और दूसरा हॉक के मीटियोज में से एक के कारण गिर गया। अब उनके पास लड़ने के लिए केवल एक ही बचा था, और हॉक उनके लिए और लाने के लिए तेजी से निकल पड़ा। वे ठीक उसी समय पहुंचे जब आखिरी राक्षस भी गिर गया, और राक्षसों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया। कबीले के मुखिया के कार्यालय में डाना एल्डर फोर्शम और नेरिसा के साथ बैठी थी और काल और जानवरों को पहले ही प्रयास में आसानी से काम निपटाते हुए देख रही थी। इसे वास्तव में एकल चुनौती नहीं माना जाना चाहिए, है ना? बुलाने से पहले ही एक सामान्य काल कोठरी में जाने के लिए उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगता है कि काल द्वारा जानवरों के कौशल को प्रतिध्वनित करने और उनके द्वारा भी उसके कौशल का उपयोग करने की क्षमता से बेहतरीन तालमेल बनता है, कबीले की नेता नेरिसा ने कहा। डाना ने सिर हिलाया। और उसे अभी अभी एक नया आर्टिफैक्ट मिला है जो उसे चुनौतियों में अतिरिक्त 20% क्षति पहुंचाता है। अगर यह एक एकल चुनौती है, जैसा कि मुझे लगता है, तो वह सामान्य से भी ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है, और इसका असर उसकी पूरी टीम पर पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ओपल का विषाक्त कोहरा इन राक्षसों पर असाधारण रूप से अच्छा काम कर रहा है। पिछली बार जिस प्लेग लॉर्ड से हमने शुरुआत की थी, उसके खिलाफ ये बेकार साबित हुआ था, और बाद में उसने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इस बार इससे होने वाली मानसिक क्षति सभी राक्षसों की गति को काफी हद तक धीमा कर रही है। एल्डर फोर्शम ने सिर हिलाया। मानसिक क्षति अक्सर दुष्प्रभाव पैदा करती है, साथ ही इसका प्रतिरोध करना मौलिक क्षति की तुलना में बहुत कम संभव है। ये क्रोधी राक्षस आग से कम क्षति ग्रहण करेंगे, इसलिए पक्षी अपनी अधिकतम क्षमता पर नहीं है। लेकिन जब वह दूसरे बॉस के करीब मौजूद सुकुबी के पास पहुंचता है, तो लेडी रे के शैडो डैमेज अटैक कम नुकसान पहुंचाएंगे, और फायर अटैक सामान्य से अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। ये बात समझ में आती है। ऐसा लगता है कि उसके पास सभी एपिक ग्रेड के मॉब्स हैं, और बॉस के रूप में कुछ और भी शक्तिशाली मॉब्स हैं। इसलिए यह उस चुनौती से बहुत अलग नहीं है जो हमने समूह में की थी। हालांकि ऐसा लगता है कि एकल चुनौती के लिए शक्ति स्तर को थोड़ा कम कर दिया गया है। कबीले की मुखिया ने एक संक्षिप्त टिप्पणी की और फिर अपना सिर हिलाया। क्षति का स्तर वैसा ही प्रतीत होता है जैसा आपने ब्रीफिंग में बताया था, लेकिन राक्षसों की स्वास्थ्य क्षमता कम है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे समग्र रूप से कम शक्ति स्तर कहूंगा या नहीं। इसे केवल एक बड़े समूह के मुकाबले के बजाय एकल लड़ाई के लिए समायोजित किया गया है। कालकोठरी के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि वहां एक बड़ा समूह आ गया, न कि अकेला काल। दाना हंस पड़ी। काल के लिए बिना किसी मजबूरी के निष्पक्ष एकल लड़ाई लड़ने का विचार थोड़ा हास्यास्पद है। अगर कालकोठरी से जानवर बाहर आ गए, तो स्वाभाविक रूप से वे लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर वे बाहर नहीं भी आए, तब भी उसके पास लगभग आधे गोलेम होंगे। मैं असल में ये जानना चाहता हूं कि लियो ग्रेटर गोलेम्स का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, लेकिन बाकी किसी भी समनिंग स्पेल का नहीं। उसके पास क्रोकोलिस की एक जोड़ी है, बस इतना ही। ये बात समझ में नहीं आती। शायद ये समझने में दिक्कत की बात है। हो सकता है कि उसे अन्य मंत्रों के लिए उपयुक्त जलीय राक्षसों के बारे में जानकारी न हो। कई राक्षसी प्रजातियां इसी तरह सीमित हैं। अब ये बात बिल्कुल समझ में आती है। उन सभी की अपनी अपनी खासियतें हैं, और वे एक दूसरे के सभी कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए उनके द्वारा काल के सभी कौशल का उपयोग न कर पाना एक ऐसी बात है जिस पर मुझे वास्तव में विचार करना चाहिए था। यही कारण है कि मैं अपने कुछ कौशल काल को हस्तांतरित नहीं कर पाया हूं। हाँ, इसका एक कारण ये भी है। मुझे कुछ कौशल पुस्तकें बनानी होंगी और कोशिश करनी होगी कि उसे वे कौशल प्रदान करूं जिनका वह उपयोग कर सके। अध्याय 1603 एक अच्छा दिन। रे ने अपने नीचे पड़े शवों के ढेर की ओर देखा। आज एक अच्छा दिन था। ये राक्षस बाकी राक्षसों जितने टिकाऊ तो नहीं थे, लेकिन उतने ही खतरनाक थे, और इनका खून भी उतना ही स्वादिष्ट था। पिछले 2 दिनों में उसने जितना नहाने का पानी इकट्ठा किया था, वह चौंकाने वाला था, और वे अभी अपने दूसरे दौर के पहले बॉस तक ही पहुंचे थे। इस क्रम में दौड़ पूरी करने से अंत बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शायद यही बेहतर होगा।
आखिरी बॉस जितना कठिन होगा, इनाम उतना ही बेहतर होगा, है ना? ये काल के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती थी, इसलिए निश्चित रूप से उसे सबसे अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब वह इसे अपने लिए जितना संभव हो उतना चुनौतीपूर्ण बनाएगा। बॉस को कौन खींच कर लाएगा? उसने आगे बढ़ने की बेचैनी में पूछा। तियान ने मुंह में सूखे मांस का एक टुकड़ा लिए हुए ऊपर देखा। मुझे कुछ सेकंड मुफ्त में दे दो। कारा हंस पड़ी और अपने पंख फड़फड़ाते हुए बॉस की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी भी खा रहा हूँ। नन्ही लोमड़ी ने शिकायत की। 2 सेकंड बचे हैं। तियान अपनी बहन पर नाराज था क्योंकि वह उसकी बात को अक्षरशः ले रही थी, लेकिन उसने 3 सेकंड तो कहा ही था। पोर्टल के दूसरी ओर तीनों दर्शक चौंक गए जब कारा बॉस तक पहुंची और फिर उसने अपने पंजों का इस्तेमाल करके भ्रमित क्रोध दानव के निपल्स को मरोड़ दिया। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बॉस दहाड़ा, जबकि बिज्जू हंसते हुए उसकी छाती पर रेंग कर उसकी पीठ के बीचों बीच चिपक गया, जहां से वह केवल अपनी तलवार से उस पर बेअसर वार कर सका। काल ने ड्रैगन क्लोन को आगे भेजा और फिर दूर से कैस वोटेक्स से मुकाबला किया। यह उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, और कारा उसकी पीठ पर सवार थी, इसलिए दानव के पास इसके खिलाफ कोई ठोस बचाव नहीं था। क्या इसे बॉस का सामना करना माना जा सकता है? उसने निश्चित रूप से उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। रे ने इस स्थिति का फायदा उठाकर खून बहाना शुरू कर दिया। इस गुणवत्ता का क्रोध दानव रक्त उन्नत परीक्षण के बाहर आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था। महाकाव्य से उच्च स्तर की शारीरिक क्षमता वाला रक्त आपको कहीं और नहीं मिल सकता था। लेकिन इस स्नानघर के लिए उसके मन में बड़ी बड़ी योजनाएं थी। कबीले की मुखिया नेरिसा ने निराशा में अपना सिर हिलाया जब रेमी ने माना पाइलॉन स्थापित किया, और टियान ने रेमी के उपचार में सहायता के लिए काल पर केंद्रित एक क्षेत्र उपचार मंत्र का प्रयोग किया। टोटेम। उन्हें जो नुकसान हो रहा था, वह पिछली बार जैसा ही था, जिसका मतलब था कि जब वे उत्ब्रिक तक पहुंचेंगे तो चीजें समस्याग्रस्त हो जाएंगी। लेकिन इस बॉस के लिए केवल तियान की एरिया हीलिंग और टोटेम ही सभी को पूरी तरह से चार्ज और तैयार रखने के लिए पर्याप्त थे। क्रोध दानव 2 विश्व ड्रैगन के आकार के क्लोनों के हमलों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि बाकी टीम और बुलाए गए निर्माण उसके शरीर को चीर फाड़ रहे थे। हालांकि काल ने एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य पर ध्यान दिया। गोलेम असाधारण थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसके जानवरों के नुकसान की तुलना में वे अभी भी कमजोर थे। सैद्धांतिक रूप से उसकी आक्रमण शक्ति उनमें से किसी के भी बराबर थी, इसलिए ये रचनाएं किसी भी अन्य कौशल के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन वे उसके अपने आक्रमण कौशल जितना नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, और निश्चित रूप से उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी जितना रे और कारा बॉस को पहुंचा रही थी। रेमी और हॉक अपने बॉस से थोड़ा पीछे थे, लेकिन उनके कौशल बड़े समूहों के लिए अधिक उपयुक्त थे। ऐसा नहीं है कि बॉस पर उल्कापिंडों और ज्वालामुखियों से हमला करना अप्रभावी था, बस इससे 2 हाथापाई पर केंद्रित बहनों की तरह लगातार नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि टीम के प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी खासियत थी। क्लोन वास्तव में उस समय लियो की रक्षा कर रहे थे, लेकिन कछुआ बुलवार्क को उनके सामने रखकर नुकसान झेलने में खुश था, जबकि वह प्रकृति के जादू का उपयोग करके बॉस को लताओं में उलझाकर उसके हमलों को धीमा कर रहा था। काल ने ट्रिब्यूलेशन चेस का इस्तेमाल करने पर विचार किया, लेकिन बॉस इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा था कि नियंत्रण कौशलों का पूरा इस्तेमाल करना उचित हो। बेहतर यही था कि उस पर लगातार हमले करते रहें और उसकी हेल्थ मीटर को धीरे धीरे कम होते देखें। बेपिटी बेपिटी बेपिटी, कारा ने कहीं ऐसी जगह से हमला करते हुए गाना गाया जहां से काल उसे देख नहीं सकता था, और बॉस गुस्से से दहाड़ उठा। फिर वह घूमकर उसका सामना करने लगा, बाकी सभी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसने उस आवारा बिज्जू को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। वह उसके पीछे उड़कर आसमान में कारा का पीछा करने लगा और अनजाने में ही राक्षसों के और समूहों को अपनी ओर खींच लाया। तुम क्या कर रही हो? वापस आओ यहाँ! काल चिल्लाया, जबकि कारा हंस रही थी और फुर्ती से राक्षस की कुल्हाड़ी से बच गई। उसे हमले को देखने की जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा किया था जो उसके क्रोध का 100% पात्र था। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वह कालकोठरी में दुस्साहस मचाए और बॉस के पीछा करने पर सब कुछ खींचती फिरे। हॉक, रैमी, अब तुम्हारी बारी है। जब वो करीब आए, तो इलाके को सुरक्षित करने वाले मंत्रों का इस्तेमाल करो। लियो, तुम सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालो। तियान, सबकी सेहत का ख्याल रखना, बहुत सारे हमले होने वाले हैं।
यहाँ बहुत जल्द ही राक्षस आ जाएंगे। और वहां थे। कारा ने दूसरे बॉस तक लगभग सब कुछ खींच लिया था, और जो उसने पहले प्रयास में नहीं खींचे थे, वे काल के आदेश पर लौटने पर काफिले में शामिल हो गए। झुंड को उनकी ओर दौड़ते देख वह केवल हताशा में आह भर सका। और फिर विनाश का ताबीज का उपयोग करके सामान्य से एक उप रैंक ऊंचे 2 शपथ भ्रष्टों को प्रकट किया, जिससे वे आरोही रैंक के अमर बॉस बन गए। स्थिति देखकर दानव हंस पड़े, और काल ने महसूस किया कि शिकार और अन्य समूह के बफ्स उन दोनों नए बुलाए गए दानवों में प्रवाहित होने से उनकी शक्ति बढ़ गई है। आप बहुत दयालु हैं, शपथ भ्रष्ट ने मजाक किया जब उसने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर हमें पता होता कि बस इतना ही करना है, तो मैं शुरू से ही बिज्जू से यह करने के लिए कहता। दूसरे ने सहमति जताई। बहुत खूब, वे कारा की टीम में थे। या शायद वे रे की टीम, हर हिलने डुलने वाली चीज को मार डालो, में थे। अंतिम परिणाम लगभग एक जैसा ही था, और आश्चर्यजनक रूप से, उन्हें आरोही रैंक के बिल्कुल निचले स्तर पर नहीं बुलाया गया था। वे लगभग आधे रास्ते पर थे। जिस प्रगति स्तर पर उन्हें बुलाया गया था, उसके लिए औसत। शायद ये लड़ाई अंततः हारने वाली नहीं थी। अध्याय 1604 सभी राक्षसों के साथ। जब कारा झगड़े के बीच में ही बॉस के साथ उड़ गई, तो एल्डर फोर्शम ने डाना की ओर रुख किया। वह भयानक था। डाना ने कंधे उचकाए। वह ऐसी ही है। आपको इसकी आदत पड़ जाती है। अगर वह ऐसा करती रही, तो मुझे लगता है कि रेड डायमंड स्कर्ट को फैशन स्टेटमेंट के तौर पर दोबारा देखने लगेंगे। हालांकि मैंने पहले कभी किसी को इतना साहसी नहीं देखा कि वह अपने अंडकोश को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करे। फोर्शम ने आगे कहा, आपको पता है कि उस प्रजाति को कैस बैजर कहते हैं। मुझे लगता है कि उसने इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया। अगर आप उसे साफ तौर पर बेवकूफी भरी हरकतें करने से मना नहीं करेंगे, तो वह वही करेगी जो उसे सबसे मजेदार लगेगा। और अगर सिर्फ उसके भाई बहन और काल ही हो, तो उसे खुद को रोकने का कोई कारण नजर नहीं आएगा। हालांकि ये जानकारी उपयोगी हो सकती है। शपथ तोड़ने वाले दानव हर वार से नुकसान पहुंचाते हैं। अब जबकि उसने कालकोठरी के पूरे 1/4 हिस्से और दूसरे बॉस को एक ही स्थान पर खींच लिया है, तो हॉक और रैमी के बीच होने वाला क्षेत्रीय नुकसान बिल्कुल ही भयावह होने वाला है। अरे देखो, ओपल ने इलाके की रक्षा के लिए और अधिक नागा रक्षकों को बुलाने के लिए अपना ब्रह्मकारी क्षेत्र स्थापित कर दिया है, और कालकोठरी के क्रोधित राक्षस इतने होश में नहीं हैं कि वे समझ सके कि उन्हें यथार्थवादी भ्रमों द्वारा फंसाया जा रहा है। कालकोठरी में कारा उन्माद पूर्वक हंस रही थी और बॉस के चारों ओर फुदकते हुए उसे गोल गोल घुमा रही थी, जबकि वह गुस्से में आग बबूला था। और हमारे अगले करतब के लिए, मैं गायब होने का करतब दिखाऊंगी, कारा ने मजाक में कहा। ओपल ने अपनी बहन पर अदृश्यता का जादू करते हुए खिलखिलाकर हंसा, जिससे बॉस को लड़ने के लिए कोई दिखाई देने वाला लक्ष्य न मिलने पर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे अभी भी नुकसान हो रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वह इस स्थिति से खुश नहीं था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास बैकअप है, और दोनों क्रोध दानव अगले सबसे अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ गए। विशालकाय ड्रैगन। अगर उनके दिन को बिगाड़ने के लिए कुछ भी जिम्मेदार था, तो ये लगभग निश्चित रूप से एक ड्रैगन की गलती थी। और कौन हिम्मत करेगा। दोनों बॉस पर काबू पाने के बाद, बाकी सभी ने क्षेत्रीय क्षति पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि काल और लियो ने रक्षात्मक अवरोधों को बनाए रखने की कोशिश की। क्षति को नियंत्रण में रखने के लिए बुलवार्क और इटर्नल लाइटनिंग दोनों का उपयोग करना पड़ रहा था। या फिर, उस स्तर पर जिसकी भरपाई तियान और रेमी कर सके। हालांकि पूरे समूह की पुनर्जीवन दर अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लेकिन आपका उद्देश्य एक ही समय में 60 बॉस को हराना नहीं था। काल ने ओपल के भ्रमों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से रक्षात्मक कास्टिंग का सहारा लिया था। ट्रिब्यूलेशन चेस ने अधिकांश भीड़ को अपनी जगह पर रोके रखा, जबकि ओथब्रेकर ने उन पर जमकर हमला किया, सबसे कम कवच वाले लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए, ताकि अपने कौशल द्वारा फैलाए गए नुकसान को अधिकतम किया जा सके। आग, बर्फ और जहरीली धुंध इतनी घनी थी कि दर्शकों को मुश्किल से ही पता चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। वे बस इतना ही कर सकते थे कि अपने सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करके उन जीवों के स्वास्थ्य मीटर को लगातार गिरते हुए देखें, क्योंकि मौलिक तूफान गरज रहे थे, आकाश में बिजली कड़क रही थी और उल्कापिंड आकाश से लड़ाई पर गिर रहे थे। ये सचमुच दुनिया के अंत जैसा लग रहा है। कालकोठरी में चल रहे इस दृश्य को देखते हुए कबीले की नेता नेरिसा ने टिप्पणी की।
विडंबना यह है कि आग और बर्फ दोनों ही सर्वनाश मंत्र के अलग अलग संस्करण हैं, जिसमें मौलिक भंवर बवंडर और अधिकांश उल्कापिंड शामिल हैं। हॉक जिस डार्क फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है, वह देखने में किसी बड़े समूह पर बेहद प्रभावी लगता है। इसे बुझाने की कोशिश करना बेहद दर्दनाक होता है, और यह आत्मा को झुलसा देता है। डाना ने कहा, ये लोग जिंदा कैसे हैं? एल्डर फोर्शम ने पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बॉस लेवल के राक्षसों ने इस समूह को कुचल क्यों नहीं दिया। काल के पास लगभग 80% डैमेज रिडक्शन है। मुझे नहीं पता कि सिस्टम इसे सीमित करता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से बफ होने पर वह अधिकतम सीमा पर होता है। यह उसके द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं और पशुओं पर लागू होता है। उनकी पुनर्जनन दर ट्रॉलिश पुनर्जनन से अधिक होने के कारण ऐसा नहीं है कि उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि बात यह है कि उन्होंने अधिकांश राक्षसों को मायावी शक्तियों से लड़ते हुए जकड़ रखा है, जबकि वे लगभग उतनी ही तेजी से ठीक हो जाते हैं जितनी तेजी से लड़ने वाले नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे, अब मुझे समझ आ गया। भले ही यह कितना भी अजीब लगे, कम से कम इसमें तर्क तो है। कबीले की मुखिया नेरिसा ने उदास होकर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा सुझाव है कि विश्व ड्रैगन के अवतार और कैस बैजर के एक साथ काम करने से संबंधित किसी भी चीज के लिए लव शब्द का प्रयोग न करें। इससे बेहतर है कि आप उनके उपचारक के रूप में लाफिंग गॉड के एक पादरी को शामिल कर दें और सब कुछ तहस नहस कर दें। दाना ये सोचकर काम उठी। ऐसा सुझाव मत दो। काल को तो वे पहले से ही पसंद है। हम बस हरे ड्रैगन को समूह के उपचारक के रूप में बढ़ावा देने की कोशिश करते रहेंगे। कबीले के मुखिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अच्छा विकल्प है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। लेकिन तुम उससे कैसे मिली? दाना ने कंधे उचकाते हुए कहा, कभी कभी मुझे भी यही हैरानी होती है, तुम्हें पता है। लेकिन हमने अपनी कक्षा मिलने के तुरंत बाद एक साथ स्कूल जाना शुरू किया था। हम एक तरह से साथ ही रहे हैं। तब से अविभाज्य। हम साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं, और मैं उन कुछ लोगों में से एक थी जो रे से डरे बिना उसकी विकास दर के साथ तालमेल बिठा सकती थी। वह आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षात्मक है। सचमुच, वह उस तरह की नहीं लगती। एल्डर फोर्शम ने टिप्पणी की। वह मुझे सुबह जगाने की कोशिश करने वाले शिक्षकों को खूब डांटती थी। दोनों बूढ़े अमर हंस पड़े। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूं कि किसी शिक्षक को कितना डर लगा होगा अगर रे ने किसी को जगाने के लिए कमरे में घुसने के बाद उस पर हमला कर दिया होता। छात्र डाना हंसी। रे ज्यादातर समय काफी संयमित रहती है। उसे हत्या करना जरूर पसंद है, लेकिन वह अंधाधुंध खून की प्यासी नहीं है। असल में वह इस बारे में काफी सोच समझकर फैसला करती है कि वह किसका खून बहाती है। लेकिन जब वह छोटी थी तो उसे दिन में जागना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जरूरत पड़ने पर वह कॉफी के सहारे ही गुजारा करती थी। एल्डर फोर्शम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मकड़ियां कैफीन पीकर नशे में नहीं हो जाती? अब बहुत सी बातें समझ में आने लगी। डाना जानती थी कि एक साधारण कप कॉफी पूरी रात पहरा देने के बाद सुबह सुबह चिड़चिड़ी रहने वाली रे का मूड ठीक करने के लिए ये काफी नहीं था। लेकिन अगर आप उस कॉफी की तुलना एक मग बियर से करें, तो अचानक ये बात अधिक समझ में आने लगती है कि उसे देर रात तक जागने में कोई आपत्ति क्यों नहीं थी। अध्याय 1605 बॉस के पास जाएं। रे खुशी से गुनगुना रही थी क्योंकि वह आगे बढ़ने से पहले एक त्वरित फोटो खिंचवाने के लिए तहखाने में शवों का ढेर लगा रही थी। उन्होंने दोनों बॉस और सभी अतिरिक्त दुश्मनों को खत्म कर दिया था। ट्रिब्यूलेशन चेस के लगातार इस्तेमाल से सभी अपनी जगह पर बने रहे, जबकि ओथब्रेकर ने कालकोठरी में अपना क्षेत्रीय नुकसान फैलाया। उसे वह कौशल सीखना ही पड़ेगा। यह अनिवार्य था। उसने मकड़ी के रूप में और फिर मानव रूप में अपने दोनों ओर ओथब्रेकर के साथ एक समूह उत्सव के लिए पोज दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ओपल के पास अपने आगामी डॉक्यूड्रामा के लिए आवश्यक सभी दृश्य हों। तितली को इस बात पर काफी गर्व था कि अब उसके पास इल्यूजनरी डोमेन को मजबूत करने के लिए इतने सारे कौशल होने के कारण उसके इल्यूजन कितने प्रभावी हो गए थे। फॉरेस्ट ट्रिकस्टर विशेष रूप से अतिरिक्त राक्षसों को नागा दलदल के भीतर खोया हुआ और भ्रमित रखने में माहिर था, जहां वे वास्तविक युद्ध का स्पष्ट दृश्य प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे कुछ ही दर्जन मीटर दूर थे, काष्ठ की जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी जादू के कारण वे गलत दिशा में झपट्टा मारते हुए खुद को मुक्त करने और युद्ध में शामिल होने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब वे तीसरे बॉस के पास पहुंचे तो वह बहुत खुश थी, जो अपने मंच की ओर आ रहे समूह को देखकर स्पष्ट रूप से घबराया हुआ लग रहा था।
उस स्तर की मानसिक रूप से नियंत्रित अंध आक्रामकता अभी भी मौजूद थी, लेकिन काल भी उसके हाव भाव में बदलाव देख सकता था, जो पहले से ही एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहा था जिसे वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता। तियान ने पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे हम बॉस को तंग कर रहे हैं। क्या मुझे उसका मजाक उड़ाना पड़ेगा? आखिरकार भीड़ को आकर्षित करने का यही उसका एकमात्र हुनर था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। शपथ तोड़ने वाले ने मंच की ओर अकड़ते हुए घोषणा की। अरे नन्हे चचेरे भाई, बाहर आओ और खेलो। रे हंस पड़ी। मुझे ये लड़का पसंद है। हमें इसे अक्सर अपने आसपास रखना चाहिए। ओथब्रेका को शायद कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर वे उसे वापस ले आए तो कबीले में निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। ओथब्रेका कई मायनों में बेहतरीन थी, लेकिन सूक्ष्मता उनमें से एक नहीं थी। दाना और अन्य बुजुर्गों ने ये देखकर दहशत मचा दी कि बॉस को पकड़कर लूटा जा रहा था, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में। कारा ने सोचा कि बॉस से कुछ भी न मिलने तक पिल्फर का इस्तेमाल करने के बाद उसे सांत्वना पुरस्कार के रूप में कुछ दे दे। उसने उसके जूते भी ले लिए थे, लेकिन वे उसे वैसे भी मारने वाले थे, इसलिए उस पर खाना बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। कुल प्रमुख के कार्यालय में तीनों दर्शक मौन भाव से एक दूसरे की ओर मुड़े। मुझे लगता है कि इसे प्रसारित न करना ही बेहतर होगा। मैंने सोचा था कि तितली को एक शो के रूप में इस्तेमाल करके दूसरों को कालकोठरी से निकलने में मदद करने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह उचित नहीं है। एल्डर फोर्शम ने कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह सबको बताए कि यह एक नाटक है, कोई पुनर्मंचन नहीं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उन्होंने वास्तव में इसे दबा रखा था। उन्होंने एक बॉस को नंगा करके पीटा और फिर उसकी हत्या कर दी। ये तो सरासर गुंडों का काम है, और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि ऐसा सच में हुआ था। नेरिसा ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे लगता है कि जो भी कारा को जानता है, वह मानेगा कि वह ऐसा कर सकती है। ये सिर्फ क्षमता की बात है। काल तीसरे बॉस को घूर रहा था। उसे लगभग 90% यकीन था कि बॉस नाटक कर रहा है, लेकिन कालकोठरी ने उसे आश्वस्त किया कि वह हार चुका है और वे अगले स्तर पर जा सकते हैं। इससे उन्हें इनाम भी मिल गया था। उन्होंने जल्दी से भीड़ को ओथब्रेकर की ओर धकेल दिया, और फिर काल ने मजे से देखा कि तीनों एक जैसे राक्षस एक दूसरे को घूर रहे थे और किसी तरह की खामोश बातचीत कर रहे थे। फिर बॉस प्लेटफॉर्म से चला गया और तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उछलते हुए अन्य भीड़ से लड़ने के लिए प्रस्थान किया। सिस्टम त्रुटि, परीक्षण समय से पहले रद्द कर दिया गया। कालकोठरी में तीनों शपथ भ्रष्टों को उत्पात मचाते देख कारा जोर से हंस पड़ी। उन्होंने इस जगह को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। डाना ने निगरानी तंत्र के जरिए काल के सामने तैरते सिस्टम संदेश को देखा। उन्होंने सचमुच इसे तोड़ दिया, मतलब पूरी तरह तोड़ दिया। मुकदमा रद्द हो गया है और बॉस ने कालकोठरी चालू कर दी है। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन अब रे और कारा राक्षसों के झुंडों के बीच उनके साथ उछल कूद कर रही थी, और वह केवल आह भरकर कबीले के नेता की ओर देख सकती थी। सर्वोच्च देवी नेरिसा, क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूँ? मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि हम सब बस यह मान ले कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। धीरे से कबीले के मुखिया ने सिर हिलाया। मैं इसे परीक्षण में हुई एक संभावित गड़बड़ी के रूप में नोट कर लूंगा, जो सही प्रवेश द्वार को बाईपास करने के कारण हुई है। साथ ही, वह तीसरा बॉस वास्तव में मरा नहीं है। मैंने अभी अभी उसे ये देखने के लिए अपनी आंख खोलते हुए देखा कि वे चले गए हैं या नहीं। कुछ ही सेकंड बाद काल और पूरी टीम कबीले के नेता के घर में खड़े थे, या उसके आसपास। लियो कछुए के रूप में अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़ा था, जैसे कि रे और ओथब्रेकर थे। काल ने तुरंत बुलाए गए सभी प्राणियों को हटा दिया, और वे जीव कमरे में आसानी से समा जाने के लिए अपने रूप में परिवर्तित हो गए। अधिकतर जीवों ने मानव रूप धारण किया, लेकिन हॉक ने दानव कौवे का रूप चुना, क्योंकि उस आकार में वह काल के कंधे पर आसानी से खड़ा हो सकता था। खैर, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि हम जीत गए। मेरे पास इनामों का एक डिब्बा है, उन्होंने कहा। इसे कहने का एक तरीका ये भी है। हम देख रहे थे, और मेरा मानना है कि अगली बार जब आप कालकोठरी के प्रवेश द्वार के लगभग ऊपर एक पोर्टल खोलने की कोशिश करें तो बेहतर होगा, ताकि एक टीम पारंपरिक प्रवेश द्वार से गुजर सके। आपकी वैकल्पिक प्रवेश विधि में किसी प्रकार की खामी प्रतीत होती है। मैं सहमत हूँ। हम बॉस को भी खत्म नहीं कर पाए,
लेकिन शायद यह इसका एक हिस्सा है। क्या ये सोलो चैलेंज है? दोबारा कोशिश किए बिना बताना मुश्किल है। अगर टीमें इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रही हैं, तो हम शायद किसी को पता चले बिना ही इस अराजकता के बीच में एक पोर्टल बना सकते हैं। काल ने सुझाव दिया। नेरिसा ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने उस इलाके को बाहर से पूरी तरह से बंद कर दिया है। आसपास के क्षेत्र में जाने के लिए कोई पोर्टल नहीं है। इसलिए हमें उस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए एक वास्तविक टीम भेजनी होगी। मुझे लगता है कि यह शुरुआत पूरी तरह से बेकार साबित हो सकती है। हम आमतौर पर नियमित उपस्थिति के दौरान कितनी टीमों से मुकाबला करते हैं? उदाहरण, आमतौर पर दिन में 2। तो यह वास्तव में उनके लिए नुकसान होगा। उम्मीद है अन्य संप्रदाय इसे सुलझा लेंगे। उनकी लड़ाई जल्द ही सामने आ जाएगी। फिर कारा की खुशी की आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। अरे, मुझे एक और चैलेंज टोकन मिल गया। मुझे ये सिस्टम पसंद है। अध्याय 1606 दुनिया की सांस। कबीले का मुखिया इस पर क्या कहे, ये समझ नहीं पा रहा था। एक कालकोठरी की कठिनाई को बदलना ही 1 महीने के लिए काफी अराजकता पैदा कर चुका था। बल्कि यह 1 साल के लिए काफी अराजकता थी, क्योंकि अगली बार जब ये चुनौती सामने आएगी, तब भी संप्रदाय आपस में लड़ेंगे, जब तक कि वे स्वयं कठिनाई को बदलने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। ऐसा होने की संभावना कम थी, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि ऐसा संभव है, इसलिए वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। नेरिसा जानती थी कि इससे न्यू होम के लिए निश्चित रूप से परेशानी होने वाली थी। हालांकि वह इसका दोष किसी टोकन पर डाल सकती थी, और संप्रदाय इस बारे में कुछ खास नहीं कर पाते। अगर एक बार इस्तेमाल होने वाली कोई कलाकृति सबके लिए कठिनाई का स्तर बदल देती, तो ये बस एक मजबूत समूह द्वारा अपने खेल से अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश का एक दुष्प्रभाव था, जो कि हर समूह को करना चाहिए। वे उसके लोगों को उनके हित में काम करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे, भले ही इससे दूसरे समूह कमजोर या अप्रस्तुत दिखाई दें। खासकर अगर इससे दूसरे संप्रदाय की टीमें कमजोर दिखाई दें। कोई भी कबीले का नेता यह मानने को तैयार नहीं था कि यह काम इतना कठिन है कि उनके संप्रदाय का कोई भी सदस्य इसे पूरा नहीं कर सकता। खासकर तब जब सबको पता था कि किसी ने इसे सच में कर दिखाया है। वे शायद इस बात पर अटकलें लगा रहे होंगे कि यह किसने किया, लेकिन जब तक उन्हें टोका नहीं जाता, तब तक वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि यह उन्होंने नहीं किया। ठीक है, क्यों न तुम अपना इनाम खोलकर देखो कि तुम्हें आधी चुनौती के बदले क्या मिला है? कबीले के नेता ने जोर देकर कहा। काल ने इनाम का डिब्बा निकाला, जो एक अशुभ लाल रोशनी से जगमगा रहा था। बस 1 सेकंड रुको, कारा ने जोर देकर कहा। उसका सिर अचानक आगे की ओर झुका और उसने भौहें चढ़ा ली। तुम इसे छू नहीं सकते, प्रकाश एक ठोस अवरोध है। कबीले के सरदार ने कंधे उचका दिए। ये तो काफी सामान्य बात थी। सिस्टम रिवॉर्ड बॉक्स कोई ठोस वस्तु नहीं थे, खुलने के बाद वे गायब हो जाते थे। काल ने डिब्बे को छुआ और उसे खोलने पर ध्यान केंद्रित किया। पुरस्कार प्रदान किए गए। आयरन मैन उपाधि द्वारा पुरस्कार बढ़ाए गए। फिर लूट बॉक्स गायब हो गया और उसके सामने डेस्क पर दर्जनों एपिक ग्रेड आइटम दिखाई दिए। अरे वाह, यहाँ तो कुछ बढ़िया चीजें हैं, लियो ने खुशी से कहा। फिर उसने चमड़े के दस्ताने निकाले जो उसके टोटोलन रूप में पहने हुए जूतों से मेल खाते थे। रुको, इससे पहले कि तुम इन्हें लेस और बांध दो, मेरे पास एक विचार है, काल ने उसे बताया। अनिच्छा से लियो ने दस्ताने वापस रख दिए और काल ने ब्रीथ ऑफ द वर्ल्ड का जाप करने की तैयारी की। ब्रीथ ऑफ द वर्ल्ड आर्टिफैक्ट ग्रेड क्राफ्टिंग कौशल। क्राफ्टिंग के दौरान उपयोग करने पर वस्तुओं में विश्व ड्रैगन की शक्ति समाहित हो जाती है, जिससे उनकी गुणवत्ता 1 ग्रेड बढ़ जाती है। जादुई वस्तुओं या संसाधनों पर उपयोग करने पर गुणवत्ता में 1 ग्रेड का सुधार होता है। छिपा हुआ प्रभाव। जब किसी विश्व ड्रैगन या विश्व ड्रैगन अवतार द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग सिस्टम कार्यक्षमता से युक्त सजीव वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किसी निर्जीव या नवजात जादुई जीव पर किया जाता है, तो ये कौशल उसे तुरंत एक ऐसे सजीव रूप में विकसित कर देगा जिसकी क्षमता उसके आधार स्तर से 1 रैंक ऊपर होगी। ब्रीथ ऑफ द वर्ल्ड सक्रिय आइटम पुनः रोल किए जा रहे हैं। टेबल पर रखा सारा सामान चमक रहा था, और फिर लियो ने खुद को एक ऐसी टेबल को घूरते हुए पाया जो एक जैसी, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं, वस्तुओं से भरी हुई थी। जो कुछ भी एपिक ग्रेड का था, अब सिस्टम द्वारा उसे फियरलेस ग्रेड कहा जाने लगा। काल और बाकी लोग अपनी दुनिया में इसे टोटेम ग्रेड कहते थे।
लेकिन ये नाम इससे कहीं बेहतर था। आखिर टोटेम एक नश्वर श्रेणी थी, और अमर वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए यह उपयुक्त नहीं था। उसने दस्ताने उठाए और उन्हें दोबारा जांचा। ओह, फिर भी बहुत बढ़िया। रंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पसंद है, उसने खुशी से कहा। वे वास्तव में बेहतरीन दस्ताने नहीं थे, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो बिल्कुल नहीं। उनमें ताकत और शारीरिक क्षमता के जो अतिरिक्त लाभ थे, वे बिल्कुल हास्यास्पद थे, लेकिन उनमें कोई विशेष क्षमता या अंतर्निहित कौशल नहीं था। हालांकि उनमें सभी प्रकार के तत्वों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी। लियो की राय में इसी वजह से ये पहनने लायक थे। इनसे वह ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ और कम नुकसान पहुंचाने योग्य बन जाता था। उसे गियर से बस यही चाहिए था, उसे किसी विशेष नई क्षमता की जरूरत नहीं थी। यह क्या था? एल्डर फोर्शम ने पूछा। पसंद आया? ये है ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड, मेरी क्लास स्किल्स में से एक। मैं इसे अनबॉन्डेड लूट पर इस्तेमाल करके उसे रीरोल कर सकता हूं, जिससे अपग्रेड होने की अच्छी संभावना रहती है। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है, और मुझे इस ढेर में कुछ वाकई शानदार लूट दिख रही है। वैसे मेरे पास पहले चरण की सारी चीजें अभी भी मौजूद हैं, इसलिए भविष्य में इस्तेमाल के लिए अच्छी चीजें अलग करने के बाद मुझे गोदाम जाकर इनमें से कुछ चीजें जमा कर देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे तुम्हें पसंद करेंगे या नापसंद, नेरिसा ने मजाक में कहा। पक्का नापसंद करेंगे। मिन तो पहले से ही बीमार होने का बहाना बनाने की सोच रही थी, जब तक कि समूह के बाकी सभी लोग कल की दौड़ से अपना सारा सामान जमा नहीं कर देते। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब ये सब कबीले की सूची में शामिल किया जाएगा, तब वह वहां मौजूद नहीं रहना चाहेगी। बहुत सारे सदस्य फिल्टर लगाकर इन्वेंट्री सूची देखते हैं, और वे उस क्षण को देख लेंगे जब ये बेजोड़ श्रेणी की वस्तुएं सक्रिय हो जाती हैं। एल्डर फोर्शम ने वस्तुओं के ढेर को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। उसमें ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह स्वयं प्राप्त करना चाहता था। अगर कोई एल्डर चाहे तो एपिक ग्रेड की वस्तुएं आसानी से हासिल कर सकता है, लेकिन उससे बड़ी कोई भी चीज शायद ही कभी बिक्री के लिए आती थी। यह तथ्य कि काल एपिक ग्रेड की लूट को पीयरलेस ग्रेड की वस्तुओं में बदल सकता था। चुप रहना जरूरी था। हालांकि काल ने कहा था कि एक संभावना है, जिसका अर्थ ये था कि इसके असफल होने की भी संभावना थी। पूरे अभियान की लूट को एक ग्रेड नीचे कर देने से कई समूह निराशा के कगार पर पहुंच जाएंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं एक नजर डाल लूं? यहाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, और हो सकता है आप सीधे कुछ खरीदना चाहें, उन्होंने सुझाव दिया। जरूर, बड़े साहब। कुल प्रमुख, अगर आपको कुछ चाहिए, शायद आपके लिए मेरे निजी शिष्य बेझिझक इस लूट का अवलोकन कर सकते हैं। आप तो बड़े विचारशील हैं। मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, मेरे नए शिष्य को उनकी कड़ी मेहनत के लिए इनाम मिलना तो लाजमी है। अध्याय 1607 गोदाम को बुलाओ। जब कबीले का मुखिया बेजोड़ श्रेणी के साजो सामान के ढेर को छांट रहा था, तभी एल्डर फोर्शम ने गोदाम के प्रभारी एल्डर को उनसे मिलने के लिए बुलाया। काल को वहां भेजकर बड़ा हंगामा खड़ा करने के बजाय वे सारा काम यही करवा सकते थे और कबीले के सदस्यों को ये सोचने दे सकते थे कि कबीले के नेताओं में से कोई एक या कोई व्यापारिक जहाज सारा अच्छा सामान वापस लेकर आया था। इस कमरे के बाहर शायद ही किसी को पता होगा कि उन्होंने काल को दूसरी बार कालकोठरी में जाने दिया था, और बाकी सभी सदस्य प्रवेश द्वार के बाहर हो रही लड़ाइयों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे फिर से आना जाना शुरू कर सकें। नाइटमेयर डिफिकल्टी पर होने के कारण ये सबके लिए और भी आकर्षक बन गया। बुजुर्ग व्यक्ति इस बात से असमंजस में था कि पिछली मुलाकात के तुरंत बाद उसे कबीले के नेता के कार्यालय में क्यों बुलाया गया था, लेकिन जब उसने मेज पर सजी अपार संपत्ति देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कबीले की मुखिया नेरिसा ने अपने शिष्य के प्रवेश करते ही उसके लिए एक मित्रिल चेन वेस्ट और एक सीधी धार वाली तलवार चुन ली थी, और उसने उन्हें तुरंत भंडारण में रख दिया ताकि उन्हें बेचे जाने वाले पुरस्कारों का हिस्सा न समझ लिया जाए। काल और डाना ने पहले ही चुपके से अपने लिए कुछ चीजें चुन ली थीं, जो उनके पास पहले से मौजूद चीजों से बेहतर थीं, लेकिन फिर भी काल द्वारा किए गए 2 दौरों से दर्जनों चीजें बची हुई थीं। स्वागत है, स्वागत है। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आपका दिन थोड़ा और खराब कर सके। नेरिसा ने उनका अभिवादन किया और विनम्रतापूर्वक उस कुर्सी की ओर इशारा किया जिसका उपयोग करने की संभावना उनके पास नहीं थी। आपने ये सब कैसे हासिल किया? ये सामान अद्भुत है। इस खजाने को सार्वजनिक करने से पहले हर बुजुर्ग को इसमें से कुछ न कुछ चाहिए होगा।
उन्होंने कहा। नेरिसा ने सिर हिलाया। जी हाँ, मुझे भी कुछ ऐसी चीजें मिली जो मैं अपने निजी शिष्य के लिए चाहती थी। इसीलिए एल्डर फोर्शम ने आपको यहाँ बुलाया है। आप गोदाम के एल्डर हैं, वितरण आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। फोर्शम मुस्कुराया, और काल के मन में कारा हंस पड़ी। एल्डर निश्चित रूप से अराजकता फैलाना चाहता था और इन वस्तुओं को बाजार में बेचना चाहता था। कबीले के मुखिया ने उसे गोदाम के एल्डर को ऐसा करने के लिए मनाने से रोका। बेशक दोनों को अपने लिए कुछ न कुछ मिलने के बाद, क्यों न हम पहले यह अनुमान लगा ले कि वहां क्या बचा है। मैंने अपनी जरूरत का सामान ले लिया है, डाना के पास भी जरूरी सामान है, तो बाकी बचा हुआ सामान कबीले को बेच दिया जाएगा। काल ने सुझाव दिया। क्या आप ही इसके सूत्रधार थे? काल ने सिर हिलाया। नाइटमेयर मोड डंजन में लूट चेस्ट खोलते समय कुछ गड़बड़ हो गई, और नतीजा यह है जो आप यहाँ देख रहे हैं। चूंकि मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है, इसलिए यह मौका है कि मैं अपनी दौलत बांटूं और कबीले की मदद करूं। फोर्शम अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूर रहा था, जबकि कबीले की नेता नेरिसा जोर से हंस पड़ी। जो व्यक्ति सबसे अनुचित समय पर आवेग में आकर सच बोल देता है, उसे झूठ बोलने में वाकई महारत हासिल है। उसने मजाक में कहा, यह सब उसके खानदानी साख के लिए है। इसलिए बेहतर होगा कि काम शुरू करने से पहले आप अनुमान पूरा कर लें। एक ही व्यक्ति को इतने सारे क्लैन क्रेडिट देने के विचार से एल्डर ने माथे पर शिकन डाल दी। इतने सारे टुकड़ों के साथ कुल मिलाकर दसियों हजार क्रेडिट थे। इनमें से कुछ बेकार हो सकते हैं, कुछ के आंकड़े इतने बेमेल हो सकते हैं कि वे किसी काम के न हो, या कुछ के बोनस परस्पर विरोधी हो। लेकिन इनमें से अधिकांश कम से कम कुछ हद तक उपयोगी होने चाहिए। कम से कम तब तक जब तक कि डंजन में हुई गड़बड़ी के कारण इस उच्च श्रेणी के गियर में कोई बड़ी समस्या न आ जाए। जो पहला टुकड़ा उसने उठाया, उसे देखकर उसे अपने उस अनुमान पर पुनर्विचार करना पड़ा। अंत समय का कर्मचारी अद्वितीय श्रेणी, अमर रैंक, आधार आक्रमण के 200% तक सर्वनाश क्षति को बढ़ाता है। उपयोगकर्ता की अग्नि तत्व क्षति को 50% तक बढ़ाता है। इसमें निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि वह अच्छी वाली भी नहीं थी। रेमी ने पहले ही वैसी ही एक चीज पर अपना दावा कर लिया था, और वह हॉक से इस बात पर बहस कर रही थी कि उसे कौन रखेगा। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास था कि वह स्पष्ट विजेता है, क्योंकि हॉक के पास छड़ी पकड़ने के लिए हाथ नहीं थे, जबकि उसके पास 4 हाथ थे। लेकिन हॉक का ये तर्क कि वह अग्नि जादू का उपयोग करने वाली भी नहीं थी, उसमें कुछ हद तक वैधता थी। यह क्या है? मैंने इससे पहले कभी कवच नहीं देखा। गोदाम के बुजुर्ग ने दस्तानों के एक सेट को घूरते हुए सोचा। जर्मफोब ग्लव्स पहनने वाला व्यक्ति बिना निगले गए जहर और बीमारी के प्रभावों से प्रतिरक्षित रहता है। द्वितीय प्रभाव, पहनने वाले के कपड़ों पर गंदगी नहीं टिकती। ये कोई युद्ध सामग्री भी नहीं थे, सिवाय इसके कि जहर से बचाव को अतिरिक्त सुरक्षा मान लिया जाए। इन ग्लव्स में कवच या रक्षात्मक गुण भी नहीं थे। ये बस ऐसे ग्लव्स थे जो आपको जहर और बीमारी से बचाते थे। खैर, मुझे लगता है कि ये अपरंपरागत हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में कमाल के हैं। अगर आप मास्क पहनते हैं, तो आप अधिकांश परीक्षणों और गुप्त लोकों में मौजूद जहरीले जालों से आसानी से गुजर सकते हैं। उसने फैसला किया, फिर इस श्रेणी की सहायक वस्तु के मूल्य पर गौर किया। उसे ढेर में से सही हिसाब लगाने और कुल मूल्य निकालने में पूरे 15 मिनट लग गए, जिसे उसने बिना कुछ कहे कबीले के नेता को दिखा दिया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। ये कुछ हद तक समस्याग्रस्त है। आमतौर पर कोई भी एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में अंक जमा नहीं कर सकता। इससे वस्तुओं के बदले अंक प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। उसने सहमति जताई। काल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि हद से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अभी मुझे बस कुछ बार क्लास स्किल बुक्स की जरूरत है। तियान, मेरा नन्हा लोमड़ी, अब संगीत में निपुण होने के बाद एक सच्चा कवि बनना चाहता है। उसकी जन्मजात जादुई शक्तियों के साथ साथ उसे कुछ अतिरिक्त कौशल भी चाहिए। उसे कुछ जादू की किताबें दिला देने से कुल बकाया राशि में काफी कमी आ जाएगी, और इसमें शिलालेख टीम के कुछ ही कार्यदिवस लगेंगे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि तियान को कोई बेहद दुर्लभ या एपिक ग्रेड की बार्ड स्किल न मिल जाए जिसकी उसे चाहत हो। लेकिन यह एक शुरुआत तो थी। समस्या ये थी कि वह वास्तव में एक कवि नहीं था, और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि क्या वह उन कौशलों का उपयोग कर भी सकता है जो वह चाहता था। अध्याय 1608, क्या मैंने कुछ किया?
तो क्या मैं इन्हें सीमित पहुंच वाले टैग के साथ गोदाम में रख दूं, ताकि अगले 24 घंटों तक केवल वरिष्ठ ही इन्हें देख सकें? या फिर हमें उन सभी को यहां बुलाकर उपलब्ध वस्तुओं का अवलोकन करवाना चाहिए और मेरी मध्यस्थता के बजाय आमने सामने बैठकर उनकी बहस सुननी चाहिए? गोदाम के वरिष्ठ ने पूछा। कारा ने अपना हाथ उठाया और कबीले के मुखिया ने हंसते हुए कहा, यह उन सभी को तीसरे व्यक्ति के रूप में ये काम करने के लिए मजबूर करने के पक्ष में दिया गया एक वोट है, जिसमें तुम्हारा इस्तेमाल प्रतिनिधि के रूप में किया जाएगा। क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम मुझसे नफरत करने लगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती? तुम तो काफी अच्छे इंसान लगते हो। दोनों कुछ पल एक दूसरे को घूरते रहे, फिर बड़े ने हार मान ली और यह समझने की कोशिश न करने का फैसला किया कि कारा उसके लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही है। चलो बड़े लोगों को बुला लेते हैं, इससे काम जल्दी हो जाएगा। और फिर वे बाद में शिकायत नहीं कर पाएंगे कि उन्हें पता नहीं था कि उनकी मनचाही चीज उपलब्ध है। जब भी मैं बड़े लोगों के लिए कोई चीज आरक्षित करता हूँ, कोई ना कोई शिकायत करता है कि जब वह चीज आरक्षित की गई थी तब वे व्यस्त थे। गोदाम के बड़े ने जोर देकर कहा। ठीक है, काल डाना, अपने दोस्तों को लेकर वापस जाओ और जो भी तुमने आज के लिए योजना बनाई थी, उसे पूरा करो। यहाँ पहले से ही बहुत भीड़ है, और जब बड़े बुजुर्ग बहस करते हैं तो उनकी आभा थोड़ी तीव्र हो जाती है। कबीले के मुखिया ने जोर देकर कहा। दाना ने तुरंत तियान को पकड़ा और कारा का हाथ थामकर समूह को निकास द्वार की ओर ले गई, जबकि काल ने यह सुनिश्चित किया कि बिज्जू ने दोनों बुजुर्गों से कोई महत्वपूर्ण चीज चुराई न हो। अजीब बात यह थी कि उसने कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन ये सब योजना का हिस्सा था। बड़ों का भरोसा उस पर इतना जीतना कि वह मजेदार चीजों के करीब पहुंच सके। फिर अफरा तफरी मच जाएगी। यह एक शानदार योजना थी और वे हर बार इसके झांसे में आ जाते थे। काल ने कबीले के मुखिया के घर से सबको बाहर निकालते हुए उसके विचारों पर हंसने की कोशिश नहीं की। डाना को उसकी योजनाओं की भली भांति जानकारी थी, लेकिन वह जानती थी कि चाहे वह उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करे, कारा किसी न किसी तरह से इसे अंजाम देने का रास्ता खोज ही लेगी। तो वह बस उसे उस स्थिति से हटा रही थी, इसलिए यह सवाल कि यह कब समस्या बन जाएगी का जवाब था अभी नहीं। वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि उनकी मुलाकात कोरा से हो गई, वही योद्धा जिसने तियान को उसका नया वीणा बेचा था। आप सभी को फिर से देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप हम सबको कालकोठरी तक ले जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए, उसने पूछा। दाना ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से नहीं। उस क्षेत्र पर एक अवरोध है जो पोर्टल्स को रोकता है, और कुछ शक्तिशाली संप्रदायों के नेता इस बात पर लड़ रहे हैं कि अब जब यह नाइटमेयर मोड है तो अंदर कौन जाएगा। यह थोड़ी समस्या वाली बात है, किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक अच्छा मोड मिलने से पूरा परीक्षण ही बदल जाएगा। लेकिन अब जब ऐसा हो चुका है, तो हमें कम से कम एक दिन इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वे बहस खत्म करके कोई समझौता न कर ले, ताकि सब कुछ फिर से शुरू हो सके। अगर किसी को भी मौका नहीं मिला, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यह जोखिम उठाना चाहेगा। वे बस एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। कोरा ने आह भरी। हाँ, जब बड़े संप्रदाय आपस में लड़ने लगते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे लिए पूरी तरह से नुकसान है। एक दूसरे को सीमित करने के लिए वे अन्य कबीलों को एक दूसरे की टीमों के बीच कतार में रखेंगे। इसलिए संभवतः हमारी एक या दो मजबूत टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी। इस बार मुकाबले बेहद रोमांचक होंगे, सामान्य से कहीं ज्यादा कबीले होंगे, इसलिए एक दिन में एक से ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन कम से कम हम लूट हासिल करने के लिए एल्डर्स की एक पूरी टीम भेज सकेंगे। अगर वे कुछ अच्छी चीजें लेकर लौटते हैं तो वे निश्चित रूप से उन्हें कबीले के साथ साझा करेंगे। वे हमेशा ऐसा करते हैं। खैर, अपने और अपने निजी शिष्यों के लिए सबसे अच्छी चीजें चुनने के बाद कोरा स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ गई थी, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह काल था न कि एल्डर्स, जो अंदर घुसने और ढेर सारा बढ़िया सामान लेकर वापस आने में कामयाब रहा था। अगर हमें एक और अभ्यास सत्र नहीं मिल पाता है, तो आज के लिए आपकी क्या योजना है? काल ने पूछा। मैंने पिछले प्रयास से प्राप्त लूट को छांट लिया है और कुछ अपग्रेड भी प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं कुछ वस्तुओं को वेयरहाउस में क्रेडिट के बदले में बेचूंगा और फिर सीधे स्किल रिपॉजिटरी में जाऊंगा। ठीक है, तुम अभी भी एक साधारण योद्धा हो। क्या तुम्हारे मन में कुछ विचार है? काल ने पूछा। कोरा ने सिर हिलाया।
नहीं, मैं बस एक साधारण योद्धा या योद्धा नहीं बनना चाहती। मुझे यकीन है कि मैं कोई ऐसा कौशल खोज लूंगी जिससे मैं कुछ अच्छा बन सकूं। बस ये महंगा पड़ेगा। हालांकि कुछ बेहतरीन ग्रेड की वस्तुओं के साथ मैं इसे लगभग निश्चित रूप से खरीद सकता हूं। अगर मैं बेहतर क्लास हासिल कर सकूं तो कुछ गियर के बदले कोई स्किल लेना पूरी तरह से फायदेमंद है। बाकी क्लैन के सदस्यों को अपना रास्ता चुनने के लिए कुछ और महीने मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम कुछ असली प्रगति देखने लगेंगे। हो सकता है कि हम जहां भी जाएं, हमें नौसिखिए के रूप में न पहचाना जाए। तियान दाना की बाहों में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन ये तो न्यू होम मर्चेंट क्लैन है। अगर हम नए न भी होते तो भी ये हमें नौसिखिए ही कहते। कोरा ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम तो बड़े समझदार हो। वे हमें नौसिखिए ही कहेंगे, भले ही सिर्फ इसलिए कि इससे हमें चिढ़ होती है। इन लड़ाकू संप्रदायों में से अधिकांश को लड़ाई छेड़ने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। ओह, तो ये पूरा संप्रदाय कारा से भरा हुआ है? लियो ने पूछा। कोरा जोर से हंस पड़ी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन की 10,000 प्रतियां एक साथ इधर उधर घूमती रहें तो दुनिया बच पाएगी। नहीं, वे तो बस मतलबी लोग हैं जिन्हें लड़ना पसंद है, न कि वे अराजकता फैलाने वाले बदमाश जो अपनी असफलता के कारण लड़ाई शुरू करते हैं। वे जो भी करना चाहें, उसमें मजा आएगा। लियो ने उस जानकारी को याद करते हुए धीरे धीरे सिर हिलाया। समझ गया। तो वे बुरे लोगों की तरह झगड़े करते हैं। ऐसे में उन्हें शायद सिस्टर रे से मिलिए। वह इस तरह के लोगों से निपटने में बहुत माहिर है। कोरा ने उसकी पीठ थपथपाई। हम बाद में विस्तार से समझा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ बातें हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं दोबारा न देखने पर भी दुखी नहीं होऊंगा। अब आप सब कहाँ जा रहे हैं? तियान को कवि के कौशल की जरूरत है। इसलिए अब किताबों की दुकान पर दोबारा जाने का समय आ गया है। अध्याय 1609 तियान को कौशल की आवश्यकता है। कोरा ने लियो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ स्किल रिपोजिटरी तक चलूं? यह मेरे अपार्टमेंट के रास्ते में ही है। लियो ने नाटकीय अंदाज में अपना हाथ उठाकर सड़क की ओर इशारा किया। आगे बढ़ो, हमें अभी कई रोमांचक यात्राओं पर जाना है। कोरा उस छोटे टोटोलन पर हंसी और उसके छोटे छोटे पैरों के साथ भंडारगृह की ओर दौड़ पड़ी। आज सिंह राशि वाले का मूड बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। बेशक, कल जब वह स्कूल वापस आएगा तो उसके पास सभी छात्रों को सुनाने के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी होगी, और फिर वह नया उपकरण भी है जो उसे मिला है। उनका ये सप्ताह काफी व्यस्त रहा है। खैर, मैं इससे असहमत नहीं हो सकता। वैसे यह उसके लिए अच्छा है। एक छोटे लड़के को दुनिया देखने और नए लोगों से मिलने का मौका देना उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप उन्हें सिर्फ घर पर ही रखें और स्कूल के कामों में उलझाए रखें, तो उनमें आत्मरक्षा की वह भावना कभी विकसित नहीं हो पाएगी जिसकी अमर लोगों को तब जरूरत होती है जब वे अकेले दुनिया में कदम रखते हैं। लियो के लिए इस तरह के परिवार के साथ कभी अकेले दुनिया में कदम रखना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भावना सही थी। मैं उसके विश्व दृष्टिकोण को व्यापक बनाने पर काम करूंगा। वह वास्तव में बहुत छोटा है। अपने विकास के हिसाब से वह बहुत छोटा है। इसलिए लियो को अभी बहुत कुछ देखने का मौका नहीं मिला है। उसने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, लेकिन जब मानवीय संबंधों और सामाजिक मेलजोल की बात आती है, तो उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आखिरकार, वह असल में टोटोलन नहीं है। कोरा ने सिर हिलाया। हाँ, यहां तक कि एक नकली द्वीप का विशालकाय कछुआ भी तुरंत मानव रूप में बदलना नहीं सीखता। लेकिन उन लोगों से बातचीत करना जो शायद आपको कछुए के रूप में समझ ही न सके, व्यर्थ है। तियान उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह उन सभी कौशलों के बारे में गहराई से सोच रहा था जिनकी उसे जरूरत पड़ने वाली थी। उसे मनोबल बढ़ाने वाले उपकरण, युद्ध कौशल बढ़ाने वाले उपकरण, युद्ध से इतर उपकरण, किसी प्रकार के वैकल्पिक क्षति कौशल और शायद एक व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले फॉक्स चार्म मंत्र की आवश्यकता थी। कवियों को ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उनकी पहली समस्या तब आई जब उन्होंने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। मैडम, भंडारगृह में पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है, परिचारक ने उन्हें सूचित किया। प्यारे वाले भी नहीं। मुझे कौशल की किताबें चाहिए। तियान ने विनती की। माफ करना, नन्ही लोमड़ी। मेरे रिकॉर्ड के अनुसार तुम कबीले के सदस्य नहीं हो, और एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इससे तियान के लिए समस्या खड़ी हो गई।
वह दाना की बाहों में रहना चाहता था क्योंकि उससे लोमड़ी और फूलों वाले साबुन जैसी खुशबू आ रही थी। लेकिन अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता था, तो इसका मतलब था कि उसे अपनी ही जगह पर रहना होगा। और इसका मतलब था कि काल को ही उसे अंदर ले जाना होगा। तुम बिगड़ गए हो, डाना ने उसे चिढ़ाया। यहाँ तो बहुत आराम है। दाना ने उसकी कमर में कोहनी मारी, और तियान ने आह भरी और फिर अपनी जगह पर लौट गया, ताकि काल उसके लिए खरीदारी कर सके। जब उसे अपनी मनपसंद चीजें मिलती तो वह मार्गदर्शन करता, लेकिन अपने ही दायरे में फंसे रहना दाना के उसे सहारा देने जैसा बिल्कुल नहीं था। शायद उसे कोई सम्मोहन मंत्र सीख लेना चाहिए ताकि कोई प्यारी लोमड़ी जैसी महिला उसे गले लगा सके। क्या वह उसकी जगह पर झपकी ले रहा था? यह अच्छा हो सकता है। ठीक है, मैं जाकर कौशल चुन लेता हूँ। मुझे पता है उसे क्या चाहिए। काल ने ये कहते हुए छोटी लोमड़ी को डाना की बाहों से गायब कर दिया। आपको किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है? क्लर्क ने पूछा। बार्ड क्लास के बुनियादी कौशल। तियान अपने कौशल में विविधता लाना चाहता है। काल ने समझाया। ठीक है, पहली मंजिल पर दाहिनी और बीच में। संगीत कौशल मध्य के करीब है, जबकि बार्ड क्लास के युद्ध कौशल दीवार के पास है। धन्यवाद। काल भंडारगृह के मुख्य तल में गया, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास पर्याप्त क्लैन क्रेडिट है, उसने जल्दी से अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच की। उन्होंने लूट के आखिरी बैच की प्रोसेसिंग अभी तक नहीं की थी, इसलिए उसे इसका क्रेडिट नहीं मिला था। लेकिन उसके पास अभी भी सैकड़ों क्रेडिट थे, और अगर तियान बार्ड स्किल ट्री के सभी बेसिक कोर्स खरीद भी लेता, तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। केवल दुर्लभ कौशल ही बजट को प्रभावित करेंगे। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि मुझे जो भी चाहिए वो दुर्लभ है। मुझे बस वो बुनियादी कौशल चाहिए जो एक कवि के पास होने चाहिए। जब मैं उसे देखूंगा तो तुम समझ जाओगे। तियान ने उसे आश्वस्त किया। लोमड़ी को कीमत की चिंता नहीं थी, काल उन्हें सामान खरीदने के लिए और अंक दिला सकता था। लेकिन वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जब उसके पास मनचाहे कौशल हासिल करने और फिर उनका अभ्यास शुरू करने का विकल्प था। कवि अनुभाग को वास्तव में लेबल नहीं किया गया था, लेकिन संगीत अनुभागों को लेबल किया गया था। वे कौशल जो उन्हें सबसे पहले मिले, वे अलमारियों पर मौजूद थे। अरे, ये रहे। मुझे सबसे पहले इन्हीं की जरूरत थी। देखिए, हमारे पास प्रेरणा है, और फिर विसंगति फुसफुसाहट। अरे, वीरता का भजन भी अच्छा लग रहा है। टीम में हीरो का होना कभी गलत नहीं होता। काल ने शेल्फ से तीनों मंत्र उठाए और उन्हें एक हाथ के नीचे दबा लिया। खरीदारी की। प्रेरणा सीमा में मौजूद सभी सहयोगियों के लिए प्रत्येक अमर रैंक पर 40% आक्रमण गति जोड़ता है। असंगत फुसफुसाहट लक्ष्य को मानसिक क्षति पहुंचाता है, 10% संभावना। पागलपन पैदा करने के लिए। वीरता का भजन भजन सुनने वाले सभी सहयोगियों के लिए कौशल क्षति को आधार के 50% तक बढ़ाता है। यह एक अच्छी शुरुआत है। आपके पास समूह के लिए 2 अच्छे बफ्स हैं, और फिर एक संगीतमय क्षति मंत्र है, काल ने टिप्पणी की। हाँ, अच्छी शुरुआत है। फिर हमें बस कुछ और चाहिए। मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। काल ने अलमारियों में रखी किताबों को छांटा, लेकिन पाया कि संगीत कौशल से संबंधित अधिकांश पुस्तकें वास्तव में संगीत के लिए थीं, न कि उपयोगिता के लिए। संगीत से भीड़ को मंत्रमुग्ध करने के लिए कम से कम 50 प्रकार के मंत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तविक मंत्रमुग्ध करने के प्रभाव तक नहीं पहुंचा। वह शायद दूसरे स्तर की दुर्लभ पुस्तकों में ही मिलेगा। देखते हैं हमारे पास लड़ने के लिए क्या क्या है। तियान ने फैसला किया। ये गीत पुस्तिकाएं दिलचस्प थीं, लेकिन बाद में उसे नए गीत सीखने की जरूरत नहीं थी। वह अभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए गाने और मंत्र सीख रहा था। वह कोई आदर्श बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह मुश्किल समय में समूह के लिए खुद को अधिक उपयोगी बनाना चाहता था। उन्हें लगातार उसके इलाज की जरूरत नहीं थी। वह पृथ्वी की जादुई शक्ति से हमला कर सकता था, लेकिन उन्हें वास्तव में और अधिक हमले की आवश्यकता नहीं थी। जादू रे के साथ उनके पास बहुत कुछ था। अध्याय 1610 कौशल प्राप्त कर लिए। काल दूसरे स्तर तक पहुंच गया और एक दुर्लभ कौशल की तलाश शुरू कर दी जो तियान को समूह का यूटिलिटी बफ पसंद बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उनके पास औषधि, रक्षात्मक क्षमता और पर्याप्त क्षति पहुंचाने की क्षमता थी, इसलिए लोमड़ी टीम में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी।
टीम के पास पहले से मौजूद चीजों की इतनी कम ही कमी थी कि उससे एक ऐसा फंक्शन प्रदान करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी जो केवल उस चीज के ऊपर न थोपा गया हो जो बाकी सभी के पास पहले से मौजूद थी। यहाँ तक कि उनका वीरता का भजन भी सीधे तौर पर कौशल क्षति को बढ़ाने वाला एक और साधन मात्र था। लेकिन जब वे किसी बड़े समूह में होते थे या ऐसे सहयोगियों के बीच होते थे जो समूह का हिस्सा नहीं थे, तो वह अपने गाने बजा सकता था और उस भजन को सक्रिय कर सकता था ताकि उनकी टीम के हर सदस्य को एक बड़ा बोनस मिल सके। ये निश्चित रूप से एक ऐसी बात थी जिसे अन्य लोगों ने पहले से स्वीकार नहीं किया था। प्रेरणा से हमले की गति में काफी वृद्धि हुई और उन सभी को इसकी आवश्यकता थी, जैसा कि उसने दानव कालकोठरी में सीखा था। कुछ लड़ाइयां इतनी तेज थीं कि दाना का स्वचालित बचाव भी संघर्ष कर रहा था, और यह अच्छा नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर खोजबीन की, कवियों के लिए विशेष परिस्थितियों पर आधारित कौशल पुस्तकों को देखा, और अंत में उन्हें वह मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे, जो एक कोने में छिपा हुआ था। लोमड़ी देवता आकर्षण गीत सुनने वाले किसी भी लक्ष्य पर मंत्रमुग्ध प्रभाव उत्पन्न करता है। सम्मोहित लक्ष्य अपनी निष्ठा भूल जाएंगे और मंत्र का प्रयोग करने वाले के सहयोगियों पर सभी हमले रोक देंगे। सम्मोहित लक्ष्यों को कार्रवाई करने का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई आकर्षण को तोड़ देगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हमें इसे डाना को भी सिखाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसे ढालने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता है। अगर यह सभी लोमड़ियों के लिए कारगर है, तो उसके लिए भी काम करना चाहिए, और फिर वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों को उसे परेशान करना बंद करने के लिए मना सकती है, काल ने सुझाव दिया। ओह, यह तो अच्छा उपयोग है। मैं इसका उपयोग हमें करीब आने या परेशान करने वाली चीजों से बचकर निकलने के लिए करने की सोच रहा था, तो ये लगभग वैसा ही है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या सम्मोहन की कोई ऐसी विधि है जो हमले के दौरान भी उन्हें मंत्रमुग्ध कर दे और उनकी शक्ति को भंग न करे। मैं इसे ढूंढूंगा। यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। सम्मोहन जैसे मंत्र जादूगरों के लिए इतने दुर्लभ नहीं होते, इसलिए कवियों के लिए भी ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए। आह, ये रहा। नियंत्रण का गीत। मुझे आश्चर्य है कि क्या और भी थे, और हमने उन्हें उनके अजीब नामों के कारण नजरअंदाज कर दिया। बाढ़ के ये कई मंत्र काफी अस्पष्ट हैं। काल ने सोचा। नियंत्रण का गीत मानसिक प्रभुत्व प्रभाव, गीत बजते समय लक्ष्य को मंत्रोच्चारकर्ता की आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता है। कमजोर मन वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बेहतर प्रभाव। तियान बेहद खुश था। उन्हें वह सब कुछ मिल गया था जिसके लिए वह यहाँ आया था, और एक अतिरिक्त चीज भी मिल गई थी जिसे वह दाना जादूगर के साथ साझा कर सकता था। लेकिन इससे भी बेहतर बात यह थी कि अब उसके पास समूह के युद्ध में रहते हुए गाने और संगीत बजाने का एक कारण था। वह ऐसा करते समय खुद को ठीक भी कर सकता था, क्योंकि उसके ठीक होने के लिए हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं होती थी। किताबें हाथ में लेकर काल भुगतान करने के लिए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और बाकी सभी को बताया कि उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया है। ठीक है, अब हम बिल चुकाने के लिए तैयार हैं। काल की अचानक वापसी से चौंक कर क्लर्क ने ऊपर देखा। क्या आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे? उसने सावधानी से पूछा। जी हाँ, मुझे 5 अलग अलग ग्रंथ मिले हैं और वे सभी तियान की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। चिंता मत करो, मुझे कोई रिफंड नहीं, नीति के बारे में पता है अगर वह सीधे किताबों का उपयोग करके कौशल नहीं सीख पाता है। काल ने दरअसल देखा था कि तियान उनका इस्तेमाल कर सकता है जब उसने उन्हें उठाया था। सिस्टम इंटरफेस ने उसे उनकी अनुकूलता के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि वह कौशल क्या करता है। ठीक है, अगर आपको यकीन है तो मैंने आपके लिए क्रेडिट काट लिए हैं। काल के क्लैन क्रेडिट सेक्शन में बैलेंस देखकर वह थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं पूछा और बस देखती रही जब तियान बाहर आया और काल के हाथों से पहली किताब ले ली। लोमड़ी देवता आकर्षण बिना किसी घटना के सीख लिया गया, और तियान मेज पर खुशी से गोल गोल घूमने लगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही सीखना था। इसलिए नहीं कि यह सबसे शक्तिशाली गीत था, बल्कि इसलिए कि यह लोमड़ी देवता को समर्पित गीत था। अब जब उसने वह सीख लिया था, तो वह बाकी सीखों की ओर बढ़ सकता था, और उसने जल्दी ही प्रेरणा, विसंगति, फुसफुसाहट, वीरता का भजन और नियंत्रण का गीत सीख लिया। अब मेरे पास विशेष मौखरी के साथ साथ पर्याप्त बुनियादी कौशल भी है, उसने गर्व से घोषणा की। दाना ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल।
तुम्हें तो हमला करने की गति बढ़ाने के लिए एक खास क्षमता भी मिल गई है। सिस्टर रे को ये कौशल बहुत पसंद आएगा। मुझे यह आपके ऑटोपैरी के लिए चाहिए था। हम जैसे प्यारे जीवों को एक साथ रहना चाहिए। दाना हंसी और उसकी पीठ थपथपाई। तुम सही कह रहे हो। हम कालकोठरी के दुश्मनों से पिटने के लिए बहुत प्यारे हैं। काउंटर पर बैठा क्लर्क हंसने लगा। अब मुझे समझ आ गया। लोमड़ी और लोमड़ी का बच्चा एक ही टीम में है। काल ने उसे आंख मारी। इसीलिए मैंने अपनी दाना मेड से शादी कर ली। अब वो भाग नहीं सकती। मेरी लोमड़ी के साथ। दाना की बाहों में तियान को लिपटा हुआ देखकर क्लर्क हंस पड़ा। वह जानवर संभवतः काल से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि लोमड़ी के बच्चे जादूगरनी उसकी पसंदीदा थी। भला वह उसे दोष क्यों दे। फॉक्स चार्म और उसके लगाए इत्र की वजह से क्लर्क भी उसके करीब खड़े होने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। स्टोनफर डिवाइन फॉक्स के लिए ये लगभग अनूठा आकर्षण रहा होगा। लेकिन ये दोनों तरफ से काम करना चाहिए। वह छोटा सा रोएदार गोला भी बेहद लुभावना था, और उसने अपनी दोस्त मिन से सुना था कि वह वास्तव में काफी आकर्षक था। जब वह मदद करने की कोशिश कर रहा था तो वह बहुत प्यारा लग रहा था। ग्रीन ड्रैगन द्वारा तियान के विशेष मॉकरी के संस्करण का पुनर्मंचन बहुत ही मजेदार रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर टीम में तितली उनके लिए एक पूरा मायावी शो करने वाली थी। उस कालकोठरी दौड़ का पुनर्मंचन कर रही थी जिसने सप्लाई वेयरहाउस के सबसे लोकप्रिय काउंटर क्लर्क को नई दौलत दिलाई थी।